साथियों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए हिंदी व्याकरण के टॉप 35 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये 35 ऐसा ऑब्जेक्टिव है जहां से आपके पेपर में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा इस 35 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही हो पाया है। देखिएगा यहां पे प्रश्न आपके सामने आ चुका है और पूछा जा रहा है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो नाप तौल वाली बोध अगर जिससे होता है उसे हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मैं बताऊं मेरे भाई, आटा आ जाता, ये आटा क्या है, नाप तौल के हिसाब से हम लोग खरीदते हैं। तेल आ जाए, उसके बाद आपके सामने घी आ जाए, ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप बताइएगा ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल आ चुका है कि कवि शब्द कौन संज्ञा है। तो कवि कैसी संज्ञा है, तो ये यहाँ पे जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि कवि जो है कई प्रकार के हैं और कवि के जाति का बोध हो रहा है, तो आप यहाँ पे जातिवाचक बता के चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल को देखिए, यहां पे प्रश्न क्या है कि मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा। मंडली एक आदमी से नहीं होता, मंडली कई ग्रुप, यहां पे देखो कई आदमी मिलके एक मंडली बनाते हैं, तो आप बताओगे ये समूहवाचक हो जाएगा। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलेंगे मेरे भाई, अगला नंबर सवाल आपके सामने यहां पे आ चुका है कि शिव शब्द का विशेषण क्या होगा। शिव का विशेषण शैव हो जाएगा। शिव का विशेषण क्या होगा, शैव हो जाएगा। एग्जाम में आ सकता है कि बताओ भाई इतिहास का विशेषण क्या होगा, तो ये आया हुआ है, याद रखिएगा ऐतिहासिक होता है। यहां पे ये बात मेरे भाई जरूर याद रखिएगा आप लोग, इतिहास का क्या होगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है। चलो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। मात्र 35 ऑब्जेक्टिव करेंगे, शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न आपसे सही हुआ है। देखो समाज का विशेषण क्या हो जाएगा, तो समाज का सामाजिक हो जाएगा। क्या होगा भैया, सामाजिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा, बताएंगे मेरे भाई। स्वर्ण का विशेषण यहां पे स्वर्णिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है और उससे पहले मेरे भाई अगर आप भी साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, यानी कि साइंस लिए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहे मैथ होगा, तो आप हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमारी गारंटी है आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बहुत कम क्वेश्चन दिया जाएगा। 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उतना को आपको पढ़ना है और एग्जाम में उसके बाहर नहीं आएगा। तो मेरे भाई इस नोट्स को आप लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा। ये तीनों नोट्स आपको सिर्फ 199 में मिल जाएगा। कॉल या मैसेज कर सकते हो 70 70 82 16 85 नंबर पे। बोलिएगा भैया हमें 199 वाला नोट्स परचेज करने हैं, तो आपको मिल जाएगा। और साथ में हमारे तरफ से हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री होगा। मान लो वो प्रदीप भैया की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जितना प्रश्न दिया जाएगा मेरे भाई पढ़ लीजिएगा, ज्यादा उसमें आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो। चलिए यहां पे संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, कि नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ने जोर अन बराबर नयन होता है भैया। एकदम आसान प्रश्न आ चुका है आपके सामने, क्या बताओगे, ने जोर अन बराबर नयन। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल को देखो, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। जगत का नाथ बराबर जगन्नाथ होता है, तो आप बताइएगा 9 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, यहां पे प्रश्न है समाज शब्द का लिंग निर्णय करे। समाज में कौन सा लिंग हो जाएगा, समाज का पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए 11 नंबर सवाल यहाँ पे है कि काजल शब्द में कौन सा लिंग है। काजल में बताएंगे तो काजल भी पुल्लिंग होगा भैया, काजल समझ के लड़की पे मत जाना, क्योंकि आंख में लगाने वाला जो वो काजल होता है वो पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे तो आपसे नहीं पूछेगा कि बताओ भैया वो राहुल जो है ना वो कौन सा लिंग है, ऐसा तो नहीं पूछेगा ना, इसीलिए काजल समझ के ये आप याद रखिएगा पुल्लिंग हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि मस्जिद में कौन सा लिंग है। मस्जिद में बताएंगे मेरे भाई तो मस्जिद यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला नंबर सवाल का जवाब बताएंगे परीक्षा में कौन सा लिंग हो जाएगा। परीक्षा में लिंग बताएंगे, परीक्षा कौन सा लिंग है तो भैया स्त्रीलिंग हो जाएगा। 13 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल है रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर कहे तो रसोई का घर, तो ये यहाँ पे तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। 14 नंबर सवाल का जवाब। जैसे मैं कह के चलूं काम चोर, क्या मेरे भाई काम चोर, तो ये क्या है, काम से जो चोर होगा। मैं कहूं राजपुत्र, राजा का पुत्र होगा। मैं कहूं देशभक्त, ये सभी क्या है, तो ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है। एक ही शब्द दो बार आए तो आप बताइएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जैसे आपके सामने आ जाएगा रातों रात, क्या मेरे भाई रातों रात आ जाएगा। आपके सामने बातों बात आ जाएगा, ऐसा वाला आ जाता है मेरे भाई। आपके सामने बार बार आ जाए ये भी आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपके सामने आ जाए भैया साफ साफ कह दो, साफ साफ यहां पे कह दो, अगर ऐसा आ रहा है तो आप अव्ययी भाव समास बता के चलिएगा। साथियों क्लास को जरूर लाइक करते चलिएगा। अगर आप पहली बार जुड़े हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जितने साथी नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपके लिए डेली क्लास होता है। चलो देखो यहाँ पे प्रश्न है कि धनहीन शब्द में कौन सा समास है। धनहीन मतलब जो धन से हीन होगा, तो ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 16 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब बताओ चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में समास बता के चलिएगा आप लोग, चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा। 17 नंबर सवाल का जवाब तो चौराहा में द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राजकुमार में कौन सा समास है। राजा का कुमार, राजकुमार, तत्पुरुष समास बता दो ना भैया, तत्पुरुष समास। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है लंबोदर में कौन सा समास है। लंबा है जिसका उदर, और यहाँ पे आप बताओगे भैया दोनों पद प्रधान नहीं है, लेकिन यहाँ पे तीसरे का बोध हो रहा है, जैसे गणपति पप्पा गणेश जी का यहाँ पे बोध हो रहा है। आप कहोगे भैया ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है कि अज्ञान में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग क्या है, ये पहले लगता है, शब्द के पहले जुड़ता है, और आप बताओगे अ प्लस ज्ञान, तो अ यहाँ पे इसका उपसर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो 21 नंबर सवाल हमारे सामने ये है सपरिवार में उपसर्ग क्या है। स और परिवार, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। 21 नंबर सवाल का जवाब। आइए मेरे भाई अगला नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न यह है कि अतिरिक्त में उपसर्ग क्या है। अति और रिक्त, अतिरिक्त हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा देते हैं हम लोग, बिल्कुल सही जवाब है। एक एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा आप लोग। देखो प्रश्न है कि उपवास में कौन सा उपसर्ग है। उप और वास, यहां पे भी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है कि आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक कर देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, निरंतर या फिर कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके भैया आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा कि आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है घर में छिपा शत्रु। भैया ऑप्शन डी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। हाथ का मैल होना आप कह दोगे ना भैया वो तो हाथ का मैल है, मतलब तुच्छ, मतलब छोटा समझना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 27 नंबर सवाल ये है कि उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न है कि जो दूसरों का उपकार करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो दूसरों का उपकार करे परोपकारी हो जाएगा। तो 28 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल का जवाब बताओ। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है।
दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है उम्र का पता लगाना। 29 नंबर सवाल का जवाब भैया ऑप्शन ए बता रहे हैं, तो हम भी लगा देते हैं ना। चलो देखो प्रश्न क्या है, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अक्ल का अंधा मतलब क्या होगा? मूर्ख होना। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछ देगा कि अक्ल का पुतला क्या होता है, तो अक्ल का पुतला ये बुद्धिमान होता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, मात्र 35 ही तो ऑब्जेक्टिव है। देखो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आयुष्मान का चिरंजीवी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल का जवाब सी बता के चलेंगे मेरे भाई। देखो प्रश्न क्या है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? कपड़ा का पर्यायवाची यहाँ पे वसन हो जाएगा। कपड़ा का वस्त्र होता है, वसन होता है, अंबर होता है, चीर होता है, उसके बाद पोशाक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। 33 नंबर सवाल है, अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि शब्द का पर्यायवाची बताएंगे क्या हो जाएगा? अग्नि का पावक हो जाएगा, उसके बाद आग, अनल, पावक, ऐसे हुतासन भी होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बता के चलो, देवता का पर्यायवाची, देवता का देव सीधा सा रखो ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है भैया, जाना नहीं, पहले स्कोर पूछेंगे। देखो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का तारा होना, बहुत प्यारा होना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, पहले अपना स्कोर बताओ कि 35 में आपका कितना सही हुआ, और दूसरा बात कि आज का क्लास आपको कैसा लगा मेरे भाई। अगर चाहते हो कि मैं डेली आपके लिए इसी तरह का अच्छा क्लास लेके आऊं, तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा। मिलते हैं फिर।